हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत अधिकार एजुकेशन में। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन के लिए। और इस कड़ी में हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे चुके हैं और हिस्ट्री क्लास 9th का आपको हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्लास 9th का जो है लोकतांत्रिक राजनीति यानी कि पॉलिटी जो है बिहार बोर्ड का, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको जो है 10th क्लास का क्लासेस मिलेंगे और हिस्ट्री का भी जो है 10th क्लास का शुरू हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही इस पे करंट अफेयर का भी हम चला रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर पे आप लोग व्यू नहीं दे रहे हैं, यानी कि लगता है कि शायद करंट अफेयर आपको नहीं देखना चाहते हैं। तो अगर आप व्यू नहीं आएगा तो फिर इतना मेहनत करना बेकार हो जाता है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में अच्छा खासा मेहनत लगता है, अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत सारे माथापच्ची होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग व्यू नहीं कर रहे हैं। और अगर आप पीडीएफ्स फ्री पीडीएफ्स वगैरह लेना चाहते हैं तो आप जो है इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस चैनल पर जो है प्रैक्टिस सेट करवाया जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन में सफलता में जो है प्रैक्टिस का जो बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, फिर मैं प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और कि आज ये जो चैप्टर है हमारा है लोकतांत्रिक अधिकार, ये लास्ट है। इसके साथ एक बुक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास 10th के बुक में हम एंट्री मारेंगे। और एक चीज़ और, ये क्लास जो है, ये इस लेक्चर जो है हम जो अभी SCRT का लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सिर्फ 9th-10th वालों के लिए नहीं, ये 1 to 5th वालों के लिए भी उतना ही यूजफुल है जितना 9th-10th वालों के लिए। क्योंकि 1 to 5th के लिए जो है आपको जो क्लासेस होंगे, आपने देखा है कि 1 to 5th के लिए जो है ये क्वेश्चन तो रहेगा, लेकिन स्टैंडर्ड आपका क्या है, लेवल आपका, आपने देखा कि लेवल जो इसका क्या रहेगा, 12th तक आपका लेवल रहेगा, याद रखिएगा। तो ये आपके लिए भी उतना ही यूजफुल है। चलिए शुरू करते हैं। लोकतांत्रिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम प्रयोग 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के समय देखने को मिलता है। तो याद रखिए कि मौलिक अधिकार जो है इसका सबसे पहला प्रयोग 1789 के फ्रांसीसी क्रांति में जो देखा, ये आपको याद रखना है। USA यानी कि अमेरिका के संविधान लागू होने के 2 वर्ष के अंदर 10वें संशोधन के द्वारा जो है मूल अधिकारों को संविधान का अंग बनाया गया। यानी कि अमेरिका का जब संविधान लागू हुआ उसको 2 वर्ष के भीतर जो है वहाँ के मौलिक अधिकार को वहाँ लागू किया गया। भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग बाल गंगाधर तिलक ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट बना लें, क्योंकि लास्ट टाइम में आपके पास नोट्स होना चाहिए रिवीजन के लिए। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, आपके पास एक की पॉइंट्स का नोट्स भी होना चाहिए, हर टॉपिक पे 4-5 पेज का, ताकि आप लास्ट एग्जाम के टाइम में आपको उसको रिवीजन करते, आप नोट उसको बनाते चलें। तो देखिए ये जो है याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहे मिलेगा ये आपको, कि भारत में सबसे पहले जो है मौलिक अधिकारों की मांग जो किया था वो किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। उसके बाद जो है 1918 ईस्वी के बॉम्बे अधिवेशन में और 1933 के कराची अधिवेशन में, नेहरू समिति 1928 में और सप्रू समिति 1945 में, ये सारे मामलों में जो है मूल अधिकारों का मामला उठाया गया था। किस किस में, तो आप देखिए, हम एक बार और इसको रिपीट करते हैं, क्योंकि देखिए 1918 के बॉम्बे अधिवेशन में, 1933 के कराची अधिवेशन में और नेहरू रिपोर्ट 1928 में और सप्रू समिति की 1945 में मौलिक अधिकारों का मामला उठाया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना ने सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने के वायदा करता है और मौलिक अधिकार इन्हीं वायदों को पूरा करने का प्रयास करता है। मौलिक अधिकारों की गारंटी एवं उनकी सुरक्षा जो है संविधान करता है। तो मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा कौन करता है, संविधान करता है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए, हमको जो मौलिक अधिकार में समता का अधिकार दिया है वो आर्टिकल हमारा जो 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया वो आर्टिकल हमारा 19 और 22 तक है, जिसमें आप देखेंगे भाषण, विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 1978 ईस्वी के 44वें संविधान संशोधन
19 याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। उसमें क्या किया गया कि संसद या विधानसभा के सच्ची रिपोर्ट प्रकाशित करने के कारण किसी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती, ऐसा प्रावधान किया गया। किंतु बुरी भावना से किए गए प्रकाशन से संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया 40वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसका मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता आता है, ये अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है। अगला है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ये 19 और 30 में है आर्टिकल में। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 में है। जैसे मनुष्य जाति का अवैध व्यापार को रोका गया, निषेध किया गया। संविधान किसी प्रकार के बेगार और बलात्श्रम को निषेध करता है। बाल मजदूरी का निषेध किया गया, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पे आप नहीं लगा सकते हैं। शिक्षा का अधिकार देखिए, शिक्षा का अधिकार जो है आपको 86वां संविधान संशोधन 2002, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भाग 3 मौलिक अधिकार से जो संबंधित है, संविधान का भाग 3 है। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से भी आपको जो है इस पैराग्राफ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। आइए, जीवन तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसकी गिरफ्तारी का कारण को बताना पड़ेगा। बिना कारण बताए आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार होने के समय से लेकर 24 घंटे के अंदर उसको निकटस्थ, यानी कि जो नज़दीक में कोर्ट है, दंडाधिकारी है, वहाँ उसको पेश करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि बिना कारण बताए आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, और किसी को गिरफ्तार करते तो 24 घंटे के भीतर उसको जो है कोर्ट में पेश करना जरूरी है, याद रखना आपको। अब देखिए, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति, संस्था, सरकार के द्वारा हमारे किसी भी मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या उच्च कोर्ट जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम व्यक्तिगत मौलिक संवैधानिक मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले हम सीधे जो है जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसको आपको याद रखना है। यहाँ ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मौलिक अधिकार लागू कराने के लिए 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं, ये भी याद रखिएगा। कितने प्रकार के रीट जारी करते हैं? 5 प्रकार के। जैसे आप देखिए, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण है, गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने का आदेश है ये। उसके बाद है परमादेश है, उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को उस कर्तव्य को करने से बाध्य करने के लिए बाध्य कर दी सकता है जिसे कानूनी रूप से उनको करने के लिए बाध्य किया गया है, ठीक है ना। तीसरा है आपको प्रतिषेध। तीसरा है आपका प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को ऐसा कार्य करने से रोकने के लिए जो कानून के विरुद्ध हो और उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। और चौथा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या है कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायालय से किसी अभियोग संबंधी सारे रिकॉर्ड अपने पास मंगवा सकता है। और पांचवा है कि अधिकार परीक्षा, यानी कि न्यायालय जो है किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी नियुक्ति या चुनाव कानून के अनुसार नहीं हुआ है उसे सरकारी कार्य करने से रोक सकता है, ठीक है। तो ये था आपका रीट, 5 प्रकार के जो रीट जारी करते सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो था। अब देखिए संपत्ति का अधिकार। देखिए, संपत्ति का अधिकार भी हमारे मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में हम जानते हैं कि 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन क्या हुआ कि संशोधन करने के बाद अब वर्तमान संविधान जो है हमारा, उसमें 6 मौलिक अधिकार हैं। और एक जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से बाहर करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये भी आपको याद रखना है, ये भी प्रश्न आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलने वाला है। आइए, उस सूचना का अधिकार 2005, ये आपको याद रखना है कि सूचना का अधिकार कानून कब बना, तो 2005, ये आपको याद रखना है। 30 दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है। आवेदन शुल्क 10 रुपया, याद रखिएगा, शुल्क 10 रुपया नगद या पोस्टल ऑर्डर के रूप में दे सकता है। लेकिन BPL वाले जो हैं वो फ्री हैं, वो फ्री में कर सकते हैं, सूचना का अधिकार मांग सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपील करेंगे, उसके बाद अगर वहाँ नहीं मिलता तो फिर दूसरे अपील राज्य सूचना आयोग। तो दूसरा अपील देखिए, राज्य स्तर पर दूसरा सूचना अपील संस्थान का है, ये राज्य सूचना आयोग है।
और केंद्रीय कार्यालय के लिए अगर करते हैं तो दूसरा सूचना जो आप कहाँ दीजिएगा, नई दिल्ली कार्यालय को आप दीजिएगा। सूचना अधिकारी यदि सूचना उपलब्ध करवाता है या नहीं करवाता है, मतलब कि सूचना नहीं देता है या गलत सूचना देता है, तो ऐसे अधिकारी को याद रखिएगा 250 रुपया प्रतिदिन, 250 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उसको अधिकतम 25,000 रुपया का जुर्माना किया जा सकता है। किसको? ये अधिकारी को, जो सूचना अधिकार देने वाले अधिकारी, उसके लिए सॉरी। 1933 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। सॉरी 1993, सॉरी मैंने 33 बोल दिया, 1993 में याद रखिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है 1993 में हुआ था, याद रखिएगा। आयोग मामले की जांच करता है, उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या पदाधिकारी के विरुद्ध जो है कार्रवाई करने की सिफारिश करता है सरकार से। मानवाधिकार के उल्लंघन से पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में मुआवजे की सिफारिश करता है, राज्य सरकार से करता है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को जो है हम वरिष्ठ नागरिक कहते हैं। भारत सरकार ने माता पिता संबंधी, ये भी याद रखिएगा, भारत सरकार ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 में कानून बनाया और ये जिला भरण पोषण अधिकरण के अंतर्गत आता है। अब देखिए, हमारे पास संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिया है तो मौलिक कर्तव्य भी दिया है। अब मौलिक कर्तव्य क्या है कि 6 वर्ष, याद रखिएगा, 6 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को देख रेख एवं उन्हें शिक्षा प्रदान करने का दायित्व किसका होगा? राज्य का होगा, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 51 याद रखिएगा, ये अनुच्छेद याद रखिएगा 51 क, यानी कि या तो 51 क या 51 ए आपको मिलेगा, याद रखिएगा। ये हिंदी में रहेगा 51 क, इंग्लिश में रहेगा 51 ए। तो 51 क में जो है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चियों को उनके माता पिता द्वारा शिक्षा प्रदान करना है और यह कर्तव्य 2002 में जुड़ा गया। भ्रूण हत्या, इस जो कि बहुत बड़ा गंदी आदत है, गंदे अपराध है ये भ्रूण हत्या। आज भी आप देखिएगा कि भ्रूण हत्या एक समस्या है अपने समाज का। तो ये भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जो है भारत ने, सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिबंध, यानी कि गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान, उसके बीच में आप करते तो उसके लिए कानून 1944 में बना, 1994 में कानून बना, ठीक है ना। और पहली बार अगर आप पकड़े जाते तो 3 वर्ष की आपको सज़ा होगा और 50,000 जुर्माना होगा, और दूसरी बार पकड़े जाते तो 5 वर्ष का सज़ा होगा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना आपको किया जाएगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब बना? 2005 में। इसमें घरेलू हिंसा के मामले में क्या है कि आपको 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और 20,000 रुपया जुर्माना हो सकता है। महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता दिया जाएगा। बलात्कार के अपराधी को आजीवन कारावास तक की सज़ा, बलात्कार जो करते हैं उसको आजीवन कारावास तक की सज़ा और विशेष परिस्थिति में मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है 2013 के अनुसार। वर्ष 2005 के बाद भारत में, ये आप पॉइंट याद रखिएगा, 2005 के बाद, वर्ष 2005 के बाद भारत में हिंदू पुत्री को पुत्र के समान उसके पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया। मुस्लिम स्त्रियों को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार है। बाल मजदूरी अधिनियम, बाल कल्याण समिति, भारतीय कल्याण अधिनियम 1978 बच्चों के कल्याण सुरक्षा प्रदान करता है। अब आइए बाल मजदूरी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से बाल मजदूरी आप नहीं करा सकते, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाना बाल मजदूरी अधिनियम 1986 के तहत एक कानूनन जुर्म है। प्रत्येक राज्य में बाल कल्याण समिति तथा प्रत्येक राज्य में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना होगी। केयर एंड चिल्ड्रन ऑफ प्रिवेंशन एक्ट 2000 लागू है। वर्ष 2006 में द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट कानून बना, जो 2007 से पूरे देश में लागू है। अब रहिए राष्ट्रीय ध्वज, अपने प्यारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया और ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होगा, याद रखिएगा 3.2। याद रखिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा कि लंबाई, लेंथ एंड ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई का रहेगा तो 3:2। हम लोग एक बार, याद है, हम लोग शायद आज से 5-6 साल पहले की बात है कि हम लोग एक एग्ज़ाम दे रहे थे
तो इसमें क्वेश्चन जो आया था कि भारतीय ध्वज की जो है चौड़ाई यानी कि ब्रेथ और लंबाई का रेशियो क्या है, और पहला ही ऑप्शन था 3:2, जो कि ये गलत है। कैसे गलत है कि ये तो लंबाई चौड़ाई का दिया है ना, लेकिन पूछ दिया गया था चौड़ाई और लंबाई का, तो ये क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, और इसी तरह से क्वेश्चन गलत करवाया जाता है आपसे। अब देखिए, इसलिए क्वेश्चन जब भी पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें। हम आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, उसमें भी आपको हम बहुत सारे टेक्निक्स बताएंगे कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को, बीच बीच बताते रहेंगे। चलिए ठीक है। 2 नेशन ऑनर एक्ट 1971 और फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में, अब देखिए 2004 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना मौलिक अधिकार है। याद रखिए, ये पॉइंट याद रखिएगा, 2004 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना मौलिक अधिकार है, और अनुच्छेद ये अधिकार जो अनुच्छेद 1I के द्वारा जो है मौलिक अधिकार हमको मिला गया, 1I के द्वारा। भारतीय ध्वज का अपमान करने वाले को अधिकतम 3 वर्ष की सजा, याद रखिएगा ध्वज का आप अपमान नहीं कर सकते, अगर आप अपमान करते हैं तो आपको 3 वर्ष की सजा दी जाएगी, और अर्थदंड भी दिया जाएगा, या दोनों एक साथ हो सकता है। मौलिक कर्तव्य जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया, और प्रदूषण करने वाले को भी 3 महीने का जो है कारावास का और 10,000 रुपये तक का जुर्माना दे सकता है। देखिए संविधान में जो है ना और कानून में बहुत सारे प्रावधान किए गए, बस हम जो भारत नागरिक हैं हमारा कर्तव्य है कि हम उसको पालन करें। पालन करना हमको बहुत ज़रूरी है, कि जब तक हम पालन नहीं करेंगे, तो जब हम पालन नहीं करेंगे तो ये बताइए कानून क्या करेगा। तो हमको पालन करना है, कानून जो संविधान से बनाया जाता है उसको पालन करें, तभी हम देश को, समाज को आगे ले जा सकते हैं। और इस चैनल पर देखिए अभी क्या है कि हम आपको बताते हैं, आपके पास समय है नहीं, आपके पास लगभग 60 से 70 दिन का समय है, 60 से 70 दिन का। इसी दिन में आपको अपना जीवन के लिए एक तय निकालना डिसीजन, और ये समझ लीजिए बहुत बड़ा मौका है आपको शिक्षक बनने का। इसके बाद बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि फिर 4-5 साल आपकी वैकेंसी नहीं आएगी। तो जी तोड़ मेहनत कीजिए, जी जान लगा दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, और फालतू का समय आप कहीं बर्बाद ना करें। बस ज़्यादा नहीं, 2 महीने की तो बात है, फालतू का समय तो बर्बाद ना करें। फालतू समय आपका कहाँ जाता मालूम है? रील्स वगैरह जो देखने में आप लोग जाते हैं। आजकल लोग बाहर घूम के नहीं समय ख़राब करते हैं, पहले लोग कहते थे बाहर घूम के समय ख़राब करा, अब तो लोग घर के सामने ही अपना घर में ही समय ख़राब करते हैं। रील्स वगैरह से बचिए अभी एग्ज़ाम तक, और तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं, आपके अंतिम सफलता तक हम आपके साथ रहेंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप किसी चीज़ पर चाहते हैं कि और भी वीडियो आए तो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट आप मुझे ज़रूर करें कि सर इस चीज़ पर वीडियो चाहिए, हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करें। ठीक है ना? वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम, हाँ मैं भूल गया, टेलीग्राम चैनल जो है अधिकारी एजुकेशन का नाम सही है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।